वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं जकुनाथ प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को शुरू से क्रम से देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारी 8 वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं और ये 9वीं वीडियो होने वाली है। 8वीं वीडियो में हमने जो संविधान के भाग थे और अनुच्छेद थे उनको सबको देखा था, एक पूरा सबको एक साथ। अब हम देखने वाले हैं सेपरेट अनुच्छेद, जो आने की जो पॉसिबिलिटी रहती है, सारे नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है उन्हीं को। तो हमने देखा था भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र आते हैं, ठीक। तो इसको देखने से पहले वीडियो नंबर 8 देख लेना, तो उससे ये अच्छा समझ में आएगा। उसमें यही सब है, किस भाग में क्या क्या चीज़ें हैं और किससे किस अनुच्छेद तक, वो सब वीडियो नंबर 8 में दिया हुआ है। तो उसी को अब हम डिटेल में पढ़ें। तो भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है, और वो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक संघ और राज्य के बारे में ही बताया हुआ है। तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद मैन है, तो वो 3 अनुच्छेद मैन है। अनुच्छेद 1 क्या है, वो है भारत राज्यों का संघ है। अब बात आती है संघ क्या होता है। तो कई राज्य मिलके जब एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमें मिलके एक देश बनाना है, कई राज्य मिलके, तो वो संघ हो जाता है। पर वो भी 3 तरह का होता है। तो बस अनुच्छेद 1 में यही याद रखना है, संघ, ठीक। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं कि संघ वगैरह ये होती क्या चीज़ें हैं। तो ये 3 चीज़ें होती हैं। परिसंघ, संघ मतलब कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरल, और फेडरेशन और यूनियन। तो हमारा जो ये संघ है ये यूनियन वाला संघ है, ठीक है। कॉन्फेडरल माने क्या होता है, परिसंघ जो होता है, इसमें जो राज्य होते हैं वो अपनी बहुत थोड़ी शक्तियाँ केंद्र के हाथों में देते हैं, एक तरह से कि मतलब कुछ शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, बाकी जो मैन पावर है वो राज्यों के पास रहती है। और वो राज्य कभी भी अलग हो सकते हैं, तो इसमें अलग होने की संभावना रहती है राज्यों की, ठीक। तो वो अलग हो सकते हैं बहुत ही आसानी से। फेडरेशन में क्या है, इसमें भी राज्य अपनी शक्तियां देते हैं, पर इसकी अपेक्षा ज़्यादा शक्तियां केंद्र सरकार को देते हैं, कि मतलब कुछ शक्तियां अपने पास और बाकी कुछ शक्तियां केंद्र के पास। तो ये जो ऐसा जो एक ग्रुप बोला जाता है वो बोला जाता है फेडरेशन। पर इसमें भी उतनी ज़्यादा पावर नहीं दी जाती केंद्र को राज्यों द्वारा। तो इसमें भी जो राज्य होते हैं वो केंद्र से अलग हटके अपना स्वतंत्र देश घोषित कर सकते हैं। तो इसमें भी अलग होने की संभावना रहती है, पर इसमें ज़्यादा रहती है और इसमें थोड़ा कम। अमेरिका जो है वो ऐसा ही है, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल हो गया वो अमेरिका। अब बात आते हैं यूनियन। तो भारत जो है वो यूनियन है। यूनियन में क्या है कि ज़्यादातर जो पावर रहती है वो केंद्र के हाथों में होती है, और ये जो राज्य होते हैं ये अपनी ज़्यादा मनमानी नहीं चला पाते। क्यों? क्योंकि जो मैन पावर होती है वो केंद्र के हाथों में होती है। तो जो राज्य होते हैं वो अलग इसमें नहीं हो सकते, राज्य जो हैं वो अलग नहीं हो सकते इसमें, ठीक। तो हमारा यूनियन है जो हमारे देश में जो है, कई बोलते हैं ना कई राज्यों का संघ है, तो संघ मतलब यूनियन है। तो इसका एग्जाम्पल है भारत, और जो फेडरेशन का अमेरिका। अब देखते हैं अनुच्छेद 2 में। तो अनुच्छेद 2 बोलता है कि अगर भारत किसी भी भूखंड को, या जो बाहरी कोई छोटा राज्य है या कोई देश है, उसको अपने में जो मिला सकता है, ये अधिकार जो है वो संसद को अनुच्छेद 2 देता है, ठीक है। मतलब संसद को पूरा अधिकार है। जैसे अगर किसी भी बाहरी जो देश है, छोटे मोटे, जैसे भूटान को चाहे तो अपने देश में मिला सकती है संसद, ठीक। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद को ये अधिकार मिला हुआ है। अब ऐसा किया किसके साथ था, तो सिक्किम को सबसे पहले भारत में मिलाया गया था। सिक्किम शुरुआत से भारत में नहीं था, सिक्किम अलग था और उसको भारत में मिलाया गया था। तो वो 36वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत 1975 में जो सिक्किम था भारत का 22वां राज्य बना। अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ थी ये शुरू से नहीं थी, ये चीज़ जो शामिल की गई थी 35वां संविधान संशोधन हुआ था, वो हुआ था 1974 में। उसके तहत अनुच्छेद 2 में खंड का जोड़ा गया, जिसके तहत ये शक्ति दी गई थी, और उसी के बाद में 36वां संविधान संशोधन करके नए साल 1975 में उसका यूज़ करते हुए सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में है कि जो केंद्र सरकार, मतलब कि संसद, मैन जो अधिकार मिले होते हैं संसद को मिले होते हैं, और संसद चलती है केंद्र सरकार से। तो जो संसद है वो किसी का भी जो राज्य है उसका नाम बदल सकती है, उस राज्य की जो सीमा है मतलब उसको बड़ा या छोटा कर सकती है, उस राज्य को बांट के उसके 2 या 3 हिस्से कर सकती है। तो वो सभी जो अधिकार हैं वो संसद को अनुच्छेद 3 के तहत मिलते हैं। किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। अब ऐसा कहाँ कहाँ हुआ है, तो सबसे जैसे MP था
मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया था 1 नवंबर सन 2000 में। उसके बाद यूपी में से उत्तराखंड अलग कर दिया था 9 नवंबर सन 2000 में। और फिर बिहार से झारखंड अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 में। तो ये याद भी आराम से हो सकती है, सबकी सन सेम है, ये 1, 9 और 15। ठीक है, तो इस अनुच्छेद का यूज जो हुआ था, ये एग्जाम्पल तौर पर कि इन चीज़ों में इसका यूज हो चुका है। अब देखते हैं भाग 2। टोटल 22 भाग हैं, हम ऐसे ही धीरे धीरे करके एक एक या दो दो भाग करके सारे जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उनके बारे में धीरे धीरे ऐसे कर लेंगे, जिससे कोई भी सवाल नहीं बचने वाला। तो भाग 2 में आ जाती है नागरिकता। जैसा कि देखा है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और वो किससे लिया है? ब्रिटेन से। तो ये चीज़ तो हमने पीछे डिस्कस कर चुकी है विदेशी स्रोत और आंतरिक स्रोत में। अब नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। ठीक, अब इसमें सारे अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 9 से ही क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, वरना तो 395 अनुच्छेद हैं, सारे को पढ़ना और याद करना थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए हम मेन ही करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उम्मीद है 99.9% इन्हीं में से ही फंसेगा। तो अनुच्छेद 5 और 9 इसमें इंपॉर्टेंट है। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान बनने तक, क्योंकि नागरिकता वाला है कि मतलब नागरिक कौन कौन होंगे भारत में, कैसे कैसे, तो नागरिक के ही ऊपर है। तो संविधान बनने तक भारत में रह रहे सभी लोगों को नागरिकता मिलेगी। मतलब अब हमें नागरिकता कैसे मिली? तो जब संविधान जब बना, ठीक, तो संविधान बनने तक जितने भी लोग भारत में उस टाइम रह रहे थे वो सभी लोग भारतीय बोले जाएंगे, और उनको भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाएगी संविधान बनने तक। उसके बाद में अगर कोई भारत में एंट्री करता है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसको कैसे मिलेगी तो वो यहाँ देखेंगे उसके बारे में। तो ये थोड़ा अलग टॉपिक हो जाता है कि नागरिकता कैसे प्राप्त करें। ये तो केवल इतना ही है कि संविधान बनने तक जो भी लोग भारत में रह रहे हैं उनको खुद ही नागरिकता, वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि जो भारत की नागरिकता वो एकल नागरिकता है, पीछे वीडियो में देखा हुआ था हमने, मतलब एक ही नागरिकता ले सकता है, या तो हमारे देश की या किसी और देश की। अगर उसने किसी और देश की नागरिकता ले ली, विदेश में कोई, जैसे अमेरिका की नागरिकता ले ली, तो जो भारत की नागरिकता है उसकी वो खुद ही समाप्त हो जाएगी। फिर वो अमेरिका का ही बोला जाएगा, भारत का नहीं बोला जाएगा, भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं कि भारत की नागरिकता लेनी हो तो कैसे, तो उसके बहुत सारे तरीके, जो मेन तरीके हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो नागरिकता प्राप्त करने की जो विधियाँ हैं वो देखते हैं। एक तो जन्म के आधार पर, जैसे हम सभी को मिली हुई है, हम लोग यहाँ पैदा हुए, हमारे पूर्वज यहाँ पले बड़े हैं, और फिर हम यहाँ पैदा हुए, तो हम तो खुद ही यहाँ जन्मसिद्ध अधिकार है हमारा, भारत का नागरिकता हमें खुद ब खुद ही मिल जाएगी। अच्छा, नागरिकता देने का क्या है? पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये दो जो चीज़ें होती हैं, ये जिस आदमी को प्रदान कर दी जाए भारत सरकार की तरफ से, वो भारत का नागरिक कहलाएगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कि क्या क्या चीज़ें? पैन कार्ड और आधार कार्ड। तो ये तो हो गया कॉमन, जो जन्म के आधार पर हो जाता है। अब होता है वंश के आधार पर, जैसे कि जन्म लिया है विदेश में, जैसे मान लो कोई बहुत अमीर है तो वो डिलीवरी भी जाके विदेश में करवाएगा, और जबकि माता पिता या दोनों, माता या पिता या दोनों, उनमें से कोई एक या दोनों वो भारतीय हैं, लेकिन वो डिलीवरी बच्चे की करवाते हैं विदेश में जाके, क्योंकि विदेश में उनका मेंटलिटी के, विदेश के डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, तो विदेश में जाके वो नौकरी करते हैं, और वहीं जाके मतलब नौकरी के वीज़ा पर हैं या टूरिस्ट वीज़ा पर हैं, वहाँ जाके जन्म देते हैं किसी बच्चे को। तो वो भी बच्चा बेशक विदेश में पैदा हुआ है, पर वो भारत का नागरिक कहलाएगा, क्योंकि उसके माता पिता भारतीय हैं। नेक्स्ट है पंजीकरण। इसमें क्या है, 7 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, लगभग कोई आदमी यहाँ काम कर रहा है तो वो वर्किंग वीज़ा पे आया हुआ है, और धीरे धीरे उसको 7 साल तक हो जाते हैं, तो वो यहाँ का नागरिक के लिए अप्लाई कर सकता है, पंजीकरण कर सकता है। तो इस तरह से भी नागरिकता मिल जाती है। एक है अधिकृत भूमि। जैसे हमने यहाँ बात की थी कि सिक्किम को भारत में मिलाया, तो जब हमने सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया, तो जो सिक्किम के लोग थे वो भी भारत के खुद ही नागरिक बन जाएंगे। तो वही चीज़ है इसमें, विदेशी भूमि अधिग्रहण के साथ ही उस भूमि के निवासी भी स्वतः भारतीय हो जाएंगे। मतलब जो भी हिस्सा, अगर हम आज भूटान को अपने देश में मिला लेते हैं, तो जो भूटान के लोग हैं वो भूटानी ना रहेगा, वो भी भारतीय नागरिक हो जाएंगे। मतलब जिस भी हिस्से को कब्जा करते हैं वो हिस्सा खुद, उसके जो नागरिक हैं, उसके जो लोग हैं उस देश के, वो भी भारतीय खुद बन जाएंगे, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो ये अनुच्छेद भाग 1 और भाग 2 हो गए, जो लगभग 1 से लेकर और अनुच्छेद 11 तक जो भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, 3 इसमें और 2 इसमें, ये कंप्लीट हो गए। बाकी भाग जो 3 है और भाग 4 वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डेली आपको एक वीडियो मिलेगी संविधान के ऊपर, और इस तरह से मैं पूरी संविधान को क्लियर करवा दूंगा। बाकी आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो लगभग 46 लेक्चरों में वीडियो में मैंने हिस्ट्री करवा चुकी है, और वो पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है।
और भूगोल भी 29 वीडियो में मैंने पूरी करवा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद।